हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। नमस्कार। देखो, ये आईपीसी की चौथी वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो जो है कंप्लीट हो चुकी है। इसमें अध्याय 1, अध्याय 2 और अध्याय 3 को कंप्लीट करवा दिया गया है। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे अध्याय 4 आईपीसी के अध्याय 4 के बारे में। आईपीसी 1860, इसका अध्याय 4 जो है उसका नाम है साधारण अपवाद। ये कहाँ से कहाँ तक है? धारा 76 से 106 तक है, यानी कि 76 से 106 तक। आगे हम लोग देखते हैं। देखो, अध्याय 4 को जो है 2 विस्तृत प्रकार के अपराधों से संबंधित है। अध्याय 4 जो है 2 विस्तृत प्रकार के अपराधों से संबंधित है। पहला है क्षम यानी माफ़ करने योग्य अपराध, और दूसरा है युक्ति संगत। सबसे पहले बारी बारी से इन दोनों को हम लोग समझते हैं। देखो, क्षम प्रतिरक्षाएं वे हैं जिनमें कारित कार्य मन स्थिति के आवश्यक तत्वों, कुल मिला के यहाँ पे इस बात को कहने का मतलब ये है कि मन एकदम साफ है, एकदम पवित्र होता है। ठीक है, यहाँ पे अपराध का कोई उद्देश्य नहीं रहता है, कोई दुराशय नहीं रहता है, कोई बदले की भावना नहीं रहती है। यही समझ लो। ठीक है, दुराशय उस दुराशय के परिणाम स्वरूप एक स्वैच्छिक कार्य के अभाव के कारण माफ कर दिया जाता है। ऐसे मामलों में कार्य अपराध नहीं होता, क्योंकि अभियुक्त का आशय आपराधिक नहीं होता है। ठीक है, आईपीसी की धारा 76 से 95 तक का क्षमा योग बचाव से संबंधित है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखो, युक्ति संगत के बारे में अब देखते हैं हम लोग। न्यायोचित या तर्कसंगत प्रतिरक्षाओं में कारित कार्य को माफ नहीं किया जाता है, अपितु कुछ आधारों पर तर्कसंगत ठहराया जाता है। कार्य यद्यपि आपराधिक होता है, परंतु दंडनीय नहीं होता है, क्योंकि यह अन्य रूप में सराहनीय होता है। दंड आईपीसी की धारा 96 से 106 तक तर्कसंगत प्रतिरक्षाओं से संबंधित है। इसको आप ऐसे समझो, मान लो कोई पागल व्यक्ति है, पागल व्यक्ति ने आपको अद्धा उठा के मारा, आपका सिर फट सकता है, आपकी जान जा सकती है। इससे पहले वो अद्धा आपको ऊपर मारे, आपने उसको मार दिया भड़ाक से, अब उसकी मृत्यु हो गई, तो अपराध तो आपने किया, लेकिन ये तर्कसंगत है। कहने का मतलब इसका यही है, माने जस्टिफाइड है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब पढ़ते हैं धारा 76 के बारे में। धारा 76 की एक एक लाइन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको तुरंत हर चीज़ समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं विधि द्वारा आबद्ध, माने विधि के द्वारा आबद्ध है ये, है ना, विधि के द्वारा बधा हुआ आदमी है। तथ्य की भूल के कारण, दूसरा पॉइंट ये हो गया। अपने को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कार्य। पहले परिभाषा हम लोग पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल के माध्यम से इसको एकदम अच्छे से लाइन बाय लाइन समझेंगे हम लोग। कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो, या तथ्य की भूल के कारण, ना कि विधि की भूल के कारण सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो ये सैनिक है, इसका सैनिक का नाम का है। ये सीनियर अफसर ने भाई साहब से कहा कि भाई भीड़ पे गोली चला दो। यहाँ पे सैनिक साहब ने जो है गोली चला दिया, है ना। सैनिक साहब ने गोली चला दिया, सैनिक साहब ने कोई अपराध नहीं किया। यही बात ये बोल रहा है, विधि द्वारा आबद्ध है। सैनिक साहब विधि द्वारा आबद्ध हैं, माने बधे हुए हैं। इनके अफसर ने कहा भाई गोली चला दो, इन्होंने गोली चला दिया, इन्होंने कोई अपराध नहीं किया। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। पुलिस अफसर, यहाँ पे कामा में आप फंस जाओगे, इसको हम कामा को लिख दे रहे हैं। सोनू, बबलू, बबलू, बबलू और टप्पू, टपू, टप्पू, टप्पू पापा। ठीक है, यहाँ पे जो है इस एग्जाम्पल में ये सोनू भाई मान लो पुलिस अफसर हैं। ठीक है, सोनू भाई जो है पुलिस अफसर हैं। ये गए भाई पता लगाने की, भाई इनको पकड़ना है बबलू को। सोनू भाई को पकड़ना है बबलू को, गिरफ्तार करना है बबलू को। सोनू भाई को गिरफ्तार करना है, किसको? बबलू को। लेकिन बबलू को ना गिरफ्तार करिए, टप्पू को पकड़ लेते हैं। अब भाई ये सोनू भाई गए, भाई पान की गुमटी उमटी में पूछे होंगे कि भाई यहाँ पे बबलू कौन है। अब पान वाला जो है, ये पान वाला व्यक्ति है, पान वाला बता दी इसको, टप्पू को बता दिया है बबलू है। तो यहाँ पे इनसे जो है, ये सोनू भाई से गलती क्या हुआ है? गलती विधि की भूल नहीं हुई है सोनू भाई से। सोनू भाई से तथ्य की भूल हो गई है। ठीक है, फैक्ट की भूल हो गई है सोनू भाई से। इनको पकड़ना था बबलू को, इन्होंने पकड़ लिया टप्पू को। हाँ, तो यहाँ पे सोनू भाई ने कोई अपराध नहीं किया है। ये धारा 76। अगर कहीं फंस जाए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अब बात करते हैं धारा 76 जो है, आपसे कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, तथ्य की भूल क्षम्य, विधि की भूल क्षम्य नहीं है। ये किस धारा से संबंधित है? आईपीसी की किस धारा से संबंधित है? तो आपको सीधे आंसर इसका मानना है 76। अब तथ्य की भूल के बारे में एक चीज़ हम लोग समझ जाते हैं कि तथ्य की भूल इसलिए प्रतिरक्षा है क्योंकि कोई कार्य तथ्य की भूल के कारण अगर किया जाता है तो अपराध को निर्मित करने वाली आवश्यक माना स्थिति या तो अनुपस्थित रहती है या तो शून्य घोषित कर दी जाती है। ऐसी स्थिति में मन एकदम पवित्र रहता है। आप ऐसे समझो, कोई आपराधिक वाला, प्रवृत्ति वाला, राक्षस वाला सीन यहाँ पे नहीं रहता है आदमी के मन में। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, तथ्य की भूल और विधि की भूल को। देखो, तथ्य की भूल क्या है? एक आदमी साहब हैं, ये आदमी का नाम लोग पकड़ लेते हैं, कुछ भी रख लेते हैं, राहुल रख लेते हैं।
ये राहुल भाई जो है अपना आराम से खा पी के सो रहे थे। ठीक है, अभियुक्त भाई जो हैं ये राहुल राहुल भाई अपना आराम से खा पी के सो रहे थे। रात में एक अजीब सी आवाज़ आई, इनको ये सोचे भाई चोर चाहें तो मेरे घर में नहीं घुस गया। ये उठे, अपना पुराना जमाने वाला बक्सा खोले और उसमें से तलवार निकाली और सीधे भांज दिए। और जो आदमी था वो मर गया या उसका हाथ टूट गया, आँख फूट गया, जो भी है, ठीक है, कुछ ना कुछ उनके साथ हादसा हो गया। बाद में इनको पता चला कि ये तो उनके नौकर का मित्र था, जो कि नौकर के नियंत्रण पर ही आया था, मतलब नौकर ने ही बुलाया था, वो चोर चाई नहीं था। तो यहाँ पे राहुल भाई दोषी नहीं है, क्योंकि राहुल भाई से तथ्य की भूल हो गई। राहुल भाई को पता नहीं था कि वो चोर नहीं है, वो क्या कहते हैं, नौकर का मित्र है। ठीक है, तो यहाँ पे तथ्य की भूल राहुल भाई से हो गई। ये जानबूझ के इस नौकर का मृत्यु या गला या जो भी मतलब तलवार से कटा था, जानबूझ के इनका इरादा नहीं था राहुल भाई का, इसलिए यहाँ पे तथ्य की भूल हो गई। अब समझते हैं विधि की भूल। अपमिश्रित भोज्य पदार्थ बेचना माने गंदा भोजन भेजना खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के अंतर्गत अपराध घोषित है। मान लो कोई व्यापारी है, कोई होटल वाला है, गंदा सड़ा गला पदार्थ बेच रहा है, उसके बाद कहे भाई हमें पता ही नहीं था, तो यहाँ पे ये तथ्य की भूल नहीं होगी, यहाँ पे विधि की भूल होगी। भाई अब विधि है, ठीक है, ये हो गया तथ्य और विधि, आप समझ गए होंगे। अब जितना चीज़ हम लोग पढ़े हैं उसको पॉइंट वाइज देख लेते हैं एक बार। धारा 76 में ही देखो, तथ्य की भूल जो है तथ्य से संबंधित होती है, विधि की भूल विधि से संबंधित होती है। तथ्य की भूल जो है क्षम्य होती है, जबकि विधि की भूल क्षम्य नहीं होती है। तीसरा, तथ्य की भूल के क्षम्य होने के लिए आवश्यक है कि ऐसी भूल विधि के द्वारा आबद्ध किसी तथ्य को करने के लिए सद्भावपूर्वक, ये सद्भावपूर्वक ना आईपीसी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, की गई हो, जबकि विधि की भूल क्षम्य होती ही नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। धारा 77, धारा 77 बहुत ईजी है, बहुत आसान है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। न्यायिक कार्य करने हेतु न्यायाधीश का कार्य, कोई बात अपराध नहीं है। मतलब न्यायाधीश साहब ने कहा कि भाई जो है इस व्यक्ति को फांसी दे दो, तो न्यायाधीश ने कोई अपराध नहीं किया है, न्यायाधीश का काम ही है वही है। अब तो न्यायाधीश दिन भर में 10 तो सज़ा सुनाता है, तो 50 बार उसको ज़िंदगी भर में पता नहीं लाखों बार फांसी मिल जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो धारा 77 ये बोलता है। धारा 78 क्या बोलता है? न्यायालय के निर्णय के आदेश के अनुसरण में किया कोई कार्य, न्यायालय ने कोई कार्य कहा, मान लो न्यायालय ने कहा जल्लाद भाई आप जो है इस व्यक्ति को फांसी दे दीजिए। जल्लाद भाई ने तो फांसी दे दिया, यानी कि मृत्यु कर दिया, तो जल्लाद भाई यहाँ अपराधी थोड़ी हैं भाई, न्यायालय ने कार्य कहा, जल्लाद भाई ने कर दिया। तो धारा 78 यही बात बोलता है। अब पढ़ते हैं हम लोग धारा 79। इसमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। देखो, विधि द्वारा न्यायानुमत यानी कि जस्टिफाइड, न्यायानुमत मतलब जस्टिफाइड, तथा तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। पहले हम परिभाषा पढ़ लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल के माध्यम से आपको इस चीज़ को समझाते हैं। कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत हो, या तथ्य की भूल के कारण ना कि विधि की भूल के कारण सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत है। एग्जाम्पल आप ऐसे समझो, मान लो यहाँ पे इसमें फिर नाम रख लेते हैं सोनू साहब यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ पे दो व्यक्ति आपस में जो है, ये मान लो इसका नाम क्या रख लें, राहुल, और इसका नाम हम लोग रख लेते हैं टप्पू। ठीक है, टप्पू भाई राहुल के ऊपर तमंचा उठा दिए, तमंचा लेके उनके सिर पे सटा दिए। अब जो है मोनू भाई देखे, अरे ये क्या हो रहा है, तो अब सोनू भाई वही काम करेंगे, सोनू भाई अब वही काम करेंगे जो विधि ने जो हत्या करने वाले होते हैं उनको पकड़ने के लिए समस्त व्यक्तियों को जो शक्ति दे रखी है। सोनू भाई उसके पास जाते हैं, राहुल से कहते हैं कहाँ है टप्पू के ऊपर जो है ताने हुए हो बंदूक। ठीक है, टप्पू के ऊपर कहाँ है बंदूक ताने हुए हो, चलो 2 थप्पड़ मार के थाने ले आते हैं सोनू भाई। ठीक है, गोली कौन चला रहा था, ये टप्पू भाई राहुल के ऊपर चला रहे थे। एक मिनट, कहीं समझाने में गलती ना हो जाए। देखो, टप्पू भाई जो है राहुल के ऊपर तमंचा टाने हुए थे, इसलिए एरो बना दे रहे हैं ऊपर। तो सोनू भाई गए टप्पू भाई के पास, बोले टप्पू भाई क्या बात है, टप्पू भाई कहाँ है, आप इसके ऊपर जो है तमंचा वमंचा लगाए हुए हैं। सोनू भाई गए अपने आप को, उसके बाद टप्पू भाई को 2 थप्पड़ मारे, उसके बाद थाना ले आए। तो सोनू भाई ने कोई अपराध थोड़ी किया है, भले ही टप्पू भाई और राहुल भाई इंस्टाग्राम बनाते हों एक दूसरे को तमंचा दिखा के, मतलब उसके ऊपर तमंचा सटा के कुछ या फिर कोई और काम करते हों, बात ये है, उससे मतलब नहीं है।
देखो यहाँ पे लिखा है भले ही कोई और काम कर रहा था, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सोनू भाई को ऐसा लगा तो उन्होंने वैसा किया। यही चीज़ कहता है धारा 79। तो यहाँ पे सोनू भाई ने कोई अपराध नहीं किया है। अब देखो धारा 76 और 79 में एक अंतर है। धारा 76 में क्या बोलता है ना कि विशिष्ट ढंग से कार्य करने के लिए अपने को विधि द्वारा बांध पाता है, जो सैनिक था अपने आप को बांध पाता है। लेकिन 79 में क्या होता है कि विशिष्ट ढंग से कार्य करने के लिए अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत पाता है, माने विधि द्वारा जस्टिफाइड है। समझ रहे हो बात को? यहाँ पे जो हम लोग अभी समझे थे, सोनू भाई जो थे, यहाँ पे टप्पू भाई थे, यहाँ पे राहुल भाई थे। टप्पू भाई ने जो है इनके ऊपर जो है पिस्टल सटा दिया था। भाई इन सोनू भाई को लगा कहीं सही में ठोक ना दे, इनको क्या पता था जो है ये इंस्टाग्राम बना रहे हैं हो, या फिर हो सकता है इंस्टाग्राम ना बनाते हो, सही में ये सोनू भाई इसको पकड़ के जेल में बंद कर दिए, मतलब जेल पहुंचा दिए। तो यहाँ पे अगर ये लोग इंस्टाग्राम रील ही बना रहे थे तो सोनू भाई ने कोई अपराध नहीं किया, सोनू भाई को ऐसा लगा तो उन्होंने वैसा किया। यही बात ये धारा 79 बोल रहा है। जैसे गोलमाल एक फिल्म आया था, गोलमाल, गोलमाल जो फिल्म आया था उसमें एक सीन नहीं था कि वो क्या नाम है, जो विंडो से सब झांकते हैं तो अंदर हीरोइन और लोग रहते हैं, तो अपना चलता रहता है, तो ये लोग पहुंच जाते हैं, ये लोग सोचते हैं कुछ और हो रहा है, वहाँ पे कुछ और ही चलता रहता था। तो वही वाला सीन है यहाँ पे। अब देखते हैं इन दोनों धाराओं के बीच बीच के अंतर। विधि द्वारा बाध्य यानी कि बाउंड बाई लॉ, तथा विधि द्वारा न्यायानुमत यानी जस्टिफाइड बाई लॉ के शब्दों के प्रयोग के द्वारा स्पष्ट किया गया है। धारा 80 पढ़ते हैं, बहुत ईजी है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना, कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना विधिपूर्ण प्रकार से विधिपूर्ण साधनों द्वारा उचित सतर्कता और सावधानी, यहाँ पे इस लाइन को बस याद रखना है, के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में हो जाती है। अब भाई साहब है कुल्हाड़ी, एकदम नया कुल्हाड़ी, इनका कोई दुर्भावना नहीं है, अपना आराम से काम कर रहे थे, इनको पता भी नहीं था कि कुल्हाड़ी छटक जाएगी, उसके नीचे कोई आदमी खड़ा है उसके मुंह पे लग जाएगा, वो मर जाएगा। इनके बारे में ऐसा कुछ नहीं था। तो जब ऐसा कुछ नहीं था तो ये अपराधी भी नहीं है, यही बात बोल रहा है धारा 80। अब धारा 81 क्या बोल रहा है? कार्य जिसमें अपहानि कारित होना संभव है, कार्य जिसमें अपहानि होना माने कुछ ना कुछ घाटा होना संभव है, किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया है, अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया है। इस लाइन को आप अच्छे से समझ जाइए। पहले यहाँ पे समझो, पहले परिभाषा पढ़ लो। धारा 81 आवश्यकता के सिद्धांत पर आधारित होता है, ठीक है। आप ऐसे समझो आपको 1 रुपये का लॉस हो रहा है और आपको 10 रुपये का लॉस हो रहा है, ठीक है। 1 रुपये का लॉस हो रहा है, 10 रुपये का लॉस हो रहा है, आप क्या करेंगे? अपना 1 रुपये का लॉस करेंगे, 10 रुपये वाला लॉस बचा लेंगे। वही बात ये बोल रहा है, आपात परिस्थिति में एक चुनना जिसमें कम नुकसान हो, ठीक है। अब ऐसे समझो एक अच्छा आदमी है, एक अच्छा पायलट है, उसका कोई आपराधिक दोषी नहीं है, वो एकदम दिमाग से है, वो एकदम कुछ एकदम नशे पानी में नहीं है, वो एकदम स्थिर है उसका मन, बेचारा अपना जो है जहाज चला रहा है। अचानक से देखता है सामने बर्फ़ का जो है टुकड़ा आ गया है, समुद्र में बर्फ़ का पहाड़ आ गया है। अब भाई जहाज कप्तान साहब जो है परेशान हो गए, अब क्या करें? अब उन्होंने दाहिने देखा तो भाई एक छोटी सी जहाज आ रही थी, अपनी जहाज ऐसे सीधे इनकी जा रही थी, यहाँ पे बर्फ़ का गोला है, इधर देखे छोटी जहाज आ रही है, इसमें 2 लोग हैं, इनकी जहाज में 100-200 लोग हैं। तो अब इनके सामने क्या ऑप्शन है कि इसमें जाके बर्फ़ के पहाड़ में जाके भिड़ा दें ताकि 100-200 लोग मर जाएं, या तो इनके पास ऑप्शन है कि छुटकी जहाज़ में जाके भिड़ा दें ताकि वहाँ पे 2 लोग जो है उनको बस वही मरें और ये अपना निकल जाएं होते हुए, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा ही किया, तो इन्होंने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि इन्होंने अन्य लोग बहुत जितने लोग को मारा उसके मुकाबले बहुत सारे लोगों की जान को बचाया। तो यही चीज़ ये धारा 81 बोलता है। बस यहाँ कप्तान साहब का कोई कसूर या लापरवाही नहीं होना चाहिए था, ठीक है, ये तो बोल ही दिए हैं। धारा 82 क्या है? 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य, कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष के शिशु के द्वारा की जाती है, ठीक है। धारा 82 में ऐसा कुछ है नहीं, धारा 83 में भी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। धारा 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिमन कम बुद्धि वाला, ठीक है, कम बुद्धि वाला, बुद्धि वाले समझ के शिशु के कार्य कोई बात अपराध नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं धारा 84 को, 84। विकचित पागल व्यक्ति का कोई कार्य, कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाए जो उसको करते समय चित्त व्यक्ति के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वो दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है जानने में असमर्थ है। मैंने पागल व्यक्ति का कोई कार्य जो है अपराध नहीं है।
इससे एक सिद्धांत है धारा 84 आपसे ऐसे पूछेगा, मैग्नाटेन का सिद्धांत पर आधारित कौन सी धारा है, तो धारा 84 है। मैग्नाटेन ने रॉबर्ट पील इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री को मारना चाहता था, परंतु भ्रमित होकर एडमंड डायमंड की हत्या की थी। इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानना है, बस इतना ही जानना है। देखो आईपीसी में 4 प्रकार के ये पागल लोग बताए गए हैं। पहला होता है जड़, यानी कि जो जम से ही पागल हो। दूसरा होता है विक्षिप्त, यानी कि गजनी मॉडल में कभी समय समय पर उसका मानसिक असंतुलन में आक्रांत रहता है और फिर स्वस्थ हो जाता है। तीसरा है बीमारी द्वारा विकृत मस्तिष्क वाला व्यक्ति। चौथा है मस्तिष्क रोग हो गया है। धारा 85 अब देखते हैं। ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्तता यानी कि नशे में होने के कारण निर्णय पे पहुंचने में असमर्थ है, वो अपराध नहीं है। ऐसी बात अपराध नहीं होती है। अब मान लो कोई मित्र, कोई है भाई, उसका दोस्त है, कोई और है, ले गया उसको गांजा उजा फुकवा दिया, चरस वरस फुकवा दिया, उसके बाद जाके उससे कोई अपराध करवा दिया। उस व्यक्ति ने जो अपराध किया उसके लिए उसको सज़ा नहीं मिलेगी, क्योंकि वो नशे में था और उसको पता भी नहीं था। उसको चुपके से नशा दिया गया था, उसको चुपके से गांजा फुकवाया गया था, ठीक है, उसको दारू पिलाया गया था। धारा 86 क्या बोल रहा है, किसी व्यक्ति द्वारा जो मत्तता में है वो किया गया अपराध जिसमें विशेष आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है। कोई व्यक्ति है जानबूझ के जाके भांग पी लिया, गांजा पी लिया, उसके बाद जाके एक आदमी को ठोक दिया, तब इनका माफ़ी नहीं होगा, तब इनको पटक के मारा जाएगा। समझे, धारा 86 यही बात बोल रहा है। धारा 87 में क्या है, सम्मति मतलब समझते हो, गैंग्स ऑफ वासेपुर में परमिशन, ठीक है, हाथ पकड़ने से पहले परमिशन पूछना चाहिए था ना। तो सम्मति से किया गया कार्य जिसमें मृत्यु या घोर उपहति, घोर उपहति मतलब समझते हो, आँख नाक कान में फोड़ देना, लहूलुहान कर देना, ठीक है, कारित करने का आशय ना हो, ना उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। जो सम्मति देता है उस क्षति नहीं पहुंचती है। और एक कहावत है, सहमति से कारित क्षति को क्षति नहीं कहते। यहाँ पे आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि परमिशन जो भी देता है उसकी उम्र जो होनी चाहिए वो 18 वर्ष से अधिक की होनी चाहिए। जैसे मान लो कोई बॉक्सर है, इस धारा 87 का मतलब ये है भाई परमिशन हम दे चुके हैं भाई, अब उसमें जान जा रहा है तो जाए। बॉक्सर एक मतलब पहले ही इन लोग का लिखा पढ़ी हो जाता है, भाई हम तो खेल भावना से खेलेंगे, मुक्का मुक्का आपको मारेंगे। अब भाई ऐसी जगह आप लग गया, आप कहीं आप मर गए तो भाई मेरा दोस्त थोड़ी, हम तो खेल से खेल रहे थे। हम मेरा कोई अब ऐसा आशय नहीं था कि भाई आप मुक्का हमको मारेंगे तो कोई मर जाएगा। हैं, यही बात ये बोल रहा है। अब जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का जो प्लेयर था फिलिप्स हुइस, तो उसका कौन सा घरेलू क्रिकेट वाला जो तो सीन एबर्ट की क्या नाम था, बॉलिंग किया, ऐसा बॉलिंग किया उसके गले में लग गया, वो मर गया। तो भाई जानबूझ के थोड़ी मारा था वो। तो वही ये धारा 87 यही बोल रहा है, परमिशन लेना चाहिए। धारा 88 क्या बोल रहा है, किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावपूर्वक किया गया कार्य जिसमें मृत्यु कारित करने का आशय नहीं था। जैसे डॉक्टर साहब है, धारा, ठीक है, डॉक्टर साहब जो है किसी व्यक्ति के फ़ायदे के लिए, भाई किसी का किडनी उडनी फेल है, उसके फ़ायदे के लिए, उसका सही किडनियाँ सही हो जाए, फ़ायदे के लिए जो इलाज कर रहे थे वो भी सब परमिशन लेके और सद्भावपूर्वक उन्होंने पूरा अपने मन से, अपना जितना पढ़े उड़े थे, पूरा एक्सपीरियंस से उन्होंने जो है इलाज किया। भाई इलाज फेल हो गया, ऑपरेशन फेल हो गया, तो भाई और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो डॉक्टर दोषी नहीं है भाई। डॉक्टर तो अपना पूरा अच्छे से पूरा एक्सपीरियंस से कार्य कर रहा था। तो धारा 88 यही बोलता है। धारा 90 क्या बोलता है भाई, सहमति जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है, ठीक है। सहमति जो डर या भ्रम, धोखे या भय दबाव के अधीन ली गई, ऐसी सहमति को सहमति नहीं माना जाएगा। पहली बात तो ये। दूसरा, किसी पागल व्यक्ति की सहमति को सहमति नहीं माना जाएगा। आप किसी पागल व्यक्ति को फुसला दें, कहें चलो तो वहाँ किडनी बेच दें, वो सहमति दे भी दिया, तो ये गलत है, अपराध है ये। 12 वर्ष से छोटे शिशु की सहमति, ये भी इसको बहला फुसला के आप कुछ करते हैं तो ये भी गलत है। नशेड़ी व्यक्ति की सहमति, खुद नशे में है, नशे में ले जाकर मरवा दे किसी को, ये भी सहमति परमिशन नहीं माना जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल में तो आप समझ ही गए होंगे, कोई लड़का किसी लड़की को डरा के या सहमति प्राप्त करके कोई कांड करता है, कुछ भी करता है। कोई लड़का किसी लड़की को भ्रम में कि तुमसे शादी करेंगे, हेरा फेरी करता है फिर। अब धारा 91 क्या बोलता है, ऐसे कार्यों का अपवर्जन यानी कि बहिष्करण जो कारित पानी के बिना भी स्वतः अपराध है। अब देखो कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो हमें वैसे ही अपराध होते हैं, ठीक है, वैसे ही स्वतः ही अपराध है, उसमें कुछ 3-5 बात करने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ी है कि हम सहमति दे दिए कि तो सहमति दे दी तो हम ही बड़का भारी वो हैं, ठीक है, हम सहमति दे दिए तो जो करना है करो, ऐसा थोड़ी होता है। जैसे मान लो गर्भपात है, ठीक है, एबॉर्शन है, अब भाई जो लड़की है कह दी कि इसको करवाना है, ठीक है, तो ऐसा थोड़ी है, तो अपराध है ये। तो वही बात धारा 91 बोल रहा है कि
गर्भपात कार्य कराना, लोक न्यूसेंस, लोक सुरक्षा या और नैतिक आचरण के विरुद्ध आपराधिक कार्य इत्यादि, ये सब इस धारा के अंतर्गत आता है। कि जो अपराध स्वयं में अपराध है उसके लिए परमिशन और विशन ये सब ढकोसला की जरूरत नहीं है। अपराध है तो अपराध है। गर्भपात कारित करने स्त्री के लिए केवल क्षति नहीं बल्कि शिशु के प्रति भी एक अपराध है। अतः माता की सहमति अपराध को माफ़ नहीं करेगी। हाँ, इसमें एक चीज़ और होता है, नहीं इस वाले में नहीं था, उसमें उम्र नहीं होता है। इसके पहले वाला एक धारा था, एक में 18 साल, ये हाँ धारा 88 में होगा। यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा इसमें डॉक्टर वाले में, कि व्यक्ति की आयु का वर्णन नहीं किया गया आईपीसी में इसमें किसी व्यक्ति की आयु का वर्णन नहीं किया गया है 88 में, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो हम लोग 91 पढ़ चुके हैं। अब पढ़ते हैं धारा 94 के बारे में। धारा 94 क्या बोलता है, वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है। इसको आप एग्जाम्पल से समझो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। पढ़ने को पढ़ भी सकते हैं लेकिन एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। देखो इस धारा में क्या बोल रहा है, 5 लोग हैं, इनको एक घर में गए डकैती डालना है, ठीक है। अब ताला वाला, इसमें ताला वाला लगा हुआ है, ताला तोड़ने के लिए क्या करना है, गए लोहार के पास, बोले कि ऐसा है भैया इस घर का नकली चाबी बना दो, चाहे ताला चल के तोड़ दो अपने मोटे लोहार से, सॉरी हथौड़ी से। अब इन्होंने कहा कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुमको थप्पड़ मारेंगे। तो लोहार खुद लालच में आ गया कि अरे चलो चोरी करने का मौका मिला, लोहार ये सब डकैत तो मेरे साथ हैं, हम भी चलते हैं। जाके ताला तोड़ दिया। मतलब इसकी जान मान को कोई खतरा नहीं था, वो सब नॉर्मल बस हड़काए थे कि भैया चलो, है ना। बहुत ज़्यादा बोला होगा कि नहीं चलोगे तो तुमको एक थप्पड़ मारेंगे। लोहार चल चुका, या तो लोहार को खुद मन में लालच आ गया इसलिए चला गया, तो ये अपराध है। और यहाँ पे एक और कंडीशन बनता है, अगर भाई डाकू लोग लोहार के पास आए, अब की बार लोहार से ही बोले, अब की बार धमका नहीं, हल्का से ही नहीं कि थप्पड़ उप्पड़ मारेंगे, अब की बार सीधे का मुंह में तमंचा डाल के उलट देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लोहार की जान को खतरा है, तो यहाँ पे अगर लोहार कोई कार्य करेगा ना, मतलब ताला का तोड़ देता है या कोई अपराध करता है, तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। यही बात बोलता है धारा 94। पढ़ो इस चीज़ को। हत्या और मृत्यु से दंडनीय उन अपराधों को जो राज्य के विरुद्ध हैं छोड़कर कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए ऐसी धमकियों से विवश किया गया हो जिसने उस बात को करते समय युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि अन्यथा परिणाम उस व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो जाए। देखो, तत्काल मृत्यु हो जाए तब आप कोई कार्य कर सकते हो धमकी उमकी में, लेकिन वैसे हल्की फुल्की धमकी में ऐसे कार्य नहीं कर सकते हो। देखो, परंतु जब उस कार्य को करने वाला व्यक्ति अपनी इच्छा से, मतलब लोहार का छोटका चोर गया, छोटका वाले डाकू सब गए, हल्का सा थप्पड़ मारेंगे तो चलो, और लालच भी आ गया, तो वही बात है, उस कार्य को करने वाले व्यक्ति ने अपनी इच्छा से या तत्काल मृत्यु से कम अपहानि की युक्त आशंका से अपने को उस स्थिति में ना डाला हो जिससे वह ऐसी मजबूरी के अधीन पड़ गया है। तो धारा 94 आप समझ गए होंगे। फंस जाइएगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। धारा 95 ये बच्चों वाला है, ठीक है। तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य कोई बात इस कारण से अपराध नहीं है कि उससे कोई अपहानि कारित होती है या कारित किए जाने की आशयित है या कारित होने की संभावना है। मतलब यार एकदम तुच्छ मामूली समझ और स्वभाव वाला कोई व्यक्ति उसकी शिकायत नहीं करेगा। जैसे ए ने बी पर जो है इंक फेंक दिया, ए ने बी की शर्ट पे गुद दिया, ए ने बी के बाल पे चिलगम चिपका दिया, सब लड़की वाला ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये कोई अपराध थोड़ी है कि इसके लिए तुम फांसी पर चढ़ा दोगे, तो ये अपराध नहीं माना जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो सेकंड पार्ट था हमारा अध्याय 4 का, प्राइवेट प्रतिरक्षा, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। पहले इसके बारे में थोड़ा सा भूमिका पढ़ लो। कोई भी राज्य चाहे कितना ही विशाल और उसके साधन क्यों ना हो, प्रत्येक परिस्थिति में सुरक्षा प्रदान करने में समर्थ नहीं है कोई भी राज्य। भाई अब हर घर में पुलिस नहीं ना पहुंचा देगा, ये बताओ। हर घर में पुलिस एक एक आदमी खड़ा थोड़ी कर देगा, कोई भी राज्य हो। ऐसी परिस्थिति में राज्य अपनी प्रजा को यह अधिकार देता है कि विधि को अपने हाथ में ले ले और अपनी रक्षा को स्वयं करे। यही बात बोलता है प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में। अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं धारा 96 की। देखो, धारा 96 सीधे सीधे ये बोलता है कि कोई भी बात या कार्य अपराध नहीं है जो कोई व्यक्ति आत्मरक्षा के कार्य में करता है, जो कोई व्यक्ति अपनी आत्मरक्षा के कार्य में करता है, ठीक है। यही बात इसमें बोल रहा है, प्राइवेट परीक्षा में की गई बातें कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में प्रयोग किया जाता है, पहला चीज़। सेकंड चीज़, जहां समाज की सहायता प्राप्त
नहीं हो सकती, वहाँ व्यक्तिगत रूप से अपनी सुरक्षा हेतु सभी आवश्यक कार्रवाइयाँ की जा सकती है। और तीसरा पॉइंट, प्रयोग में लाया गया बल अवरोधित की जाने वाली क्षति के अनुपात में होना चाहिए। पता चला कि अगर किसी ने आपको एक थप्पड़ मारा, आप उसके बदले में उसको चाकू घोंप दें, ऐसा नहीं हो सकता है। इसका प्रयोग बदला लेने या ईर्ष्या की भावना से नहीं किया जाना चाहिए। यही है प्राइवेट प्रतिरक्षा, यानी कि धारा 96। इसमें आपको बस ये चीज़ बल वाला याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दो इसमें सीमाएं होती हैं, प्राइवेट प्रतिरक्षा की दो सीमाएं होती हैं। देखो, पहला होता है प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार। किसी भी ऐसे कार्य को न्यायोचित नहीं ठहरा सकता जो निश्चित रूप से प्रतिरक्षा नहीं अपितु एक अपराध है। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग उस समय नहीं किया जा सकता जब इसकी मांग करने वाला स्वयं आक्रमण करता हो, मतलब खुद थप्पड़ मारता हो, खुद कहे कि हमको प्राइवेट प्रतिरक्षा चाहिए। समझ गए बात को? यही चीज़ें बोल रहा है। धारा 97 क्या है? धारा 97 है शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार। इसमें कुल मिला के बात आपसे ये बोल रहा है कि आप अपने शरीर, अपनी संपत्ति, दूसरे के शरीर, दूसरे की संपत्ति, दोनों की रक्षा कर सकते हैं, दोनों की रक्षा कर सकते हैं। यही बात बोल रहा है, आत्मरक्षा कर सकते हैं, यही बात ये बोल रहा है धारा 97। मानव शरीर भी छोड़ो परिभाषा। अब पढ़ते हैं धारा 98 के बारे में। हालांकि अब देख लो, इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, ऐसा कुछ है नहीं। वैसे इसमें जो बताएं वही है, आप दूसरे अपने शरीर और दूसरे के शरीर और उस दूसरे की संपत्ति, अपनी संपत्ति की रक्षा कर सकते हैं। हालांकि ये नोट है, ये नोट जो है ये अभी धाराओं में खुद इसका यूज होगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं धारा 98 की। ऐसे ही व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो पागल, विकृचित आदि हो। यहाँ पे इस धारा में ये बोला जा रहा है कि भाई अगर पागल व्यक्ति आपको अद्धा उठा के मार रहा है, आपको बंदूक उठा के मार रहा है, तो आप उसको मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात अपराध नहीं है। यहाँ पे धारा 98 में यही बात बोल रहा है। कोई कार्य जबकि कोई कार्य जो अन्यथा कोई अपराध होता है, उस कार्य को करने वाले व्यक्ति के बलकपन, समझ की परिपक्वता के अभाव, चित्त विकृति या मत्तता के कारण उस व्यक्ति किसी भ्रम के कारण अपराध नहीं है, तब हर व्यक्ति उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखता है जो वह उस कार्य के वैसा अपराध होने की दशा में रखता। मतलब भाई ढेला उठा के मारा है, मार दो उल्टे उसको, यही बात बोल रहा है धारा 98। धारा 99 क्या बोल रहा है? कार्य जिसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। वैसे मृत्यु या घोर उपत्ति, जैसे मान लो कोई आपके घर आया पुलिस वाला, मृत्यु या घोर उपत्ति मतलब या तो आपको लगे कि आपकी मृत्यु कारित कर देगा ये बंदा पुलिस वाला, या तो लगे कि आपका आँख नाक कान फोड़ देगा, तब तो आप उसके ऊपर प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग करके उसको मार सकते हैं या जो भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो लोक सेवक के विरुद्ध प्राइवेट आत्मरक्षा का अधिकार या प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं मिलता है, चाहे वह कार्य विधि के अनुसार सर्वथा न्यायानुमत ना भी हो। या जैसे मान लीजिए आपको बाल खींच के ले जा रहा है या बेइज्जत करते हुए ले जा रहा है किसी को भी, है ना, तो भले से ये कार्य विधि के अनुसार सर न्यायानुमत ना हो, लेकिन अगर इन दोनों कंडीशन में, मृत्यु या घोर उपत्ति के कंडीशन में, आप अपना प्राइवेट प्रतिरक्षा या आत्मरक्षा नहीं कर सकते हैं। यही बात बोल रहा है धारा 99। धारा 100 क्या है? इस स्थिति में ये 7 पॉइंट जो है ना, इस स्थिति में आप अपने आत्मरक्षा का अधिकार का प्रयोग करते हुए या प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए किसी की मृत्यु भी कारित कर सकते हैं। धारा 100 के तहत ये 7 चीज़ें हैं, आती हैं। जब आपकी जान को खतरा हो, जब आपकी जान को खतरा हो, गोली मारिए, उड़ाइए। जब आपको ऐसा लगे कि ऐसा हमला होने की आशंका जिसका परिणाम घोर उपत्ति होगा। घोर उपत्ति बता दिए क्या होता है? बलात्संग की स्थिति में, ठीक है। उसके बाद प्राकृतिक विरुद्ध उसके स्थिति में। 5वां है व्यापरण या अपहरण की स्थिति में। किसी व्यक्ति का ऐसी परिस्थिति में सदोष परिरोध किया जाए, माने काल कोठरी में डाल दिया जाए, जिससे ये आशंका कारित हो कि वो अपने आप को छुड़ाने के लिए किसी अधिकारी की सहायता प्राप्त नहीं कर सकता है, या फिर कोई एसिड वगैरह फेंक दे। तो इन 7 कंडीशन में जो है धारा 100 के तहत आप किसी की मृत्यु भी कारित कर सकते हैं। धारा 101 में क्या बोल रहा है? ये 7 कंडीशन जो है इसको छोड़ के आप किसी भी स्थिति में किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित नहीं कर सकते हैं। यही बोल रहा धारा 101।
धारा 102 क्या बोल रहा है? शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट धारा नहीं है, लेकिन फिर भी इसको पढ़ लीजिए। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसी समय प्रारंभ हो जाता है जब अपराध करने के प्रयत्न या धमकी से शरीर के संकट की युक्ति आशंका पैदा होती है, चाहे वो अपराध किया ना गया हो, और वह तब भी तक बना रहता है जब तक शरीर के संकट की ऐसी आशंका बनी रहती है। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे। धारा 103 की बात करते हैं। किन परिस्थितियों में आप अपने संपत्ति की रक्षा या दूसरे कोई संपत्ति की रक्षा करने के लिए किसी की मृत्यु कारित कर सकते हैं? लूट में, रात्रि के विधन में, अग्नि द्वारा रिष्टि यानी संपत्ति को जला ला के नष्ट कर देना, चोरी, रिष्टि, गृह अतिचार के मामले में। ठीक है, यहाँ पे आप जो है किसी की मृत्यु कारित कर सकते हैं। अध्याय 4 में ऊपर लिखी मतलब 103 में जो बातें हैं उसको छोड़ के आप किसी भी परिस्थिति में अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए मृत्यु के अलावा कोई अन्य हानि पहुंचा सकते हैं, लेकिन मृत्यु कारित नहीं कर सकते हैं। यही बात 104 बोल रहा है। धारा 105 क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। धारा 106 क्या बोलता है? घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने का जोखिम है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। बस दो जो आपको बताएं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आत्मघाती हमले से अगर कोई व्यक्ति प्रतिरक्षा के प्रयोग में किसी दूसरे व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है तो वो अपराध नहीं माना जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल ले लो, जैसे इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि जैसे मान लो एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है, इसको मान लो पूरा भीड़ है, ये पूरा भीड़ है, ठीक है। अब इस भीड़ ने इस व्यक्ति को, सोनू भाई को, मान लो सोनू भाई है, इन पूरे भीड़ ने इस सोनू भाई को तड़िया दिया। अब सोनू भाई को पिस्टल है, इन्होंने अपना, सोनू भाई ने अपना पिस्टल निकाला, इधर से तान दिया। अब अगर कोई आदमी मर भी गया ना तो यहाँ पे सोनू भाई ने कोई अपराध नहीं किया है। यही बतिया बोल रहा है धारा 106। ठीक है, अब इस भीड़ में किसी गोली लग जाए, किसी का पैर कहीं भी गोली लग जाए तो सोनू भाई ने कोई अपराध नहीं किया। यही बात 106 है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कर सब्सक्राइब करिएगा, है ना। और कोई भी सवाल रहे तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम बताने का पूरा प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।